कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक जगत में हम क्या पढ़ रहे थे? मात्रक और मापन। आज लेक्चर नंबर 5। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये देख लेते कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। हमने भौतिक राशियों के बारे में जान लिया था, फिर हमने मात्रक के बारे में जाना, फिर हमने विमाओं के बारे में जाना, फिर हमने विमाओं का विश्लेषण देखा। आज भी इसी पर एक दो बहुत महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम करेंगे पहले। उसके बाद में हम सार्थक अंक पर चर्चा करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम त्रुटियां देखेंगे, त्रुटियां क्या होती है, त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं, फिर हम त्रुटियों की गणना करना सीखेंगे, है ना। थोड़ा बहुत आज देखेंगे, फिर अगली क्लास में इस पे और सवाल भी करेंगे, साथ ही साथ अल्पतमांक भी जानेंगे। चलिए बेटा, तो क्लास शुरू करते हैं। आज हमको करना है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पर कुछ 2-3 महत्वपूर्ण उदाहरण, और उसके बाद में हम सार्थक अंक पर चर्चा करेंगे, त्रुटियां और त्रुटियों की गणना करेंगे, है ना। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर सवाल है आपके लिए, है ना। इसी से शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक जो देखा था, है ना, और ये जो सवाल है AIPMT मतलब नीट का ही एक रूप होता है बेटा, जो पहले होता था, 2014 का सवाल है। क्या इस प्रकार का सवाल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल बेसिक सा, बढ़िया सा, मजेदार सा सवाल है। हमको ये पूछा हो जाता है इसमें कि अगर बल, वेग, समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमाएं बताइए। ऐसा ही एक सवाल 2015 में भी आया था, जिसमें उसने ऊर्जा, वेग और समय को भौतिक मूलभूत राशियां माना और पूछा कि समय की या किसी दूसरी भौतिक राशि की विमाएं पूछ सकते हैं। अब पहली बात तो ये क्या हो रहा है ये समझना होगा हमें। देखो बेटा, हमारे पास अभी जो भौतिक राशियां है, ये जो मूलभूत राशियां हैं, तो हमारी मूलभूत राशियों में जो 3 मूलभूत राशि जिस पर हम ज्यादातर सवाल करते हैं वो क्या है? द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो ये 3 मूलभूत राशियां हैं और इसी पर ही हम सारी बातें करते हैं। लेकिन अब क्या है? अब यहां पर हमें ये फोर्स, वेग और समय, ये 3 मूलभूत राशियां दी गई है ना। अब ये 3 मूलभूत राशियां दे दी गई है, तो क्या सर ऐसी कोई भी 3 मूलभूत राशियां मान सकते हैं? नहीं बेटा, किसी को भी नहीं मान सकते, है ना। हमें वे राशियों को मूलभूत मान सकते हैं जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, है ना। आपस में कोई संबंध ना हो, जैसे बल का वेग पर कोई संबंध नहीं, बल का संवेग पर संबंध है, समय पर संबंध है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट संबंध ना हो। क्लियर है? जैसे अगर मैं देखूं तो अगर घनत्व देखो तो घनत्व, है ना, एक ऐसा फॉर्मूला ना हो जो तीनों को मिला रहा हो, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं घनत्व की, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो मैं घनत्व, द्रव्यमान और आयतन को मूलभूत नहीं मान सकता, है ना। इनको मूलभूत नहीं माना जा सकता, इनको मूलभूत नहीं मान सकते। या मैं बल, त्वरण और द्रव्यमान को मूलभूत नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी एक संबंध है ना। तो इनको मूलभूत नहीं मान सकते। जिनके बीच में कोई संबंध ना, मूलभूत राशि की परिभाषा क्या होती है? जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर ना करे। तो यहां पर जो बल है तो त्वरण और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इसे हम मूलभूत नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये भी मूलभूत नहीं मान सकते। तो क्या ये तुम्हें बात चमकती है कि किसको मूलभूत मान सकते, किसको मूलभूत नहीं मान सकते? ठीक है, तो अब वैसे ही हमने यहाँ पर, हाँ भाई, ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम में हमें, है ना, कि क्या निम्न में से 3 राशियों को मूलभूत माना जा सकता है? यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, तो इन्हें मूलभूत नहीं मान सकते। तो चाहो तो कॉपी में स्टेटमेंट लिख लो कि वे 3 राशियां जिनके बीच में सीधा सूत्र है, उन तीनों को मूलभूत नहीं मान सकते, है ना। सीधा सूत्र हो, जैसे अगर एक और एग्जांपल देखना तो देख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेग, विस्थापन और समय, वेग, विस्थापन
और समय, इनको भी हम मूलभूत राशि नहीं मान सकते क्योंकि इनके बीच में सीधा संबंध है यार, है ना, वो पहले ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मूलभूत कैसे मान लोगे? मूलभूत मतलब कि इनका आपसी कोई संबंध ना हो और ये किसी दूसरे पर भी निर्भर ना कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, क्या बल वेग पर निर्भर करता नहीं, बल जो है वो त्वरण पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सर ये तीनों को मूलभूत मान लिया। अब क्या करना होता है, अब हमें ये निकाल कर देना है उसे कि अगर ये तीन मूलभूत राशियां होंगी तो यहां पर द्रव्यमान की विमा क्या होगी, है ना, द्रव्यमान की विमा, लंबाई की विमा, समय की विमा, कोई भी विमा पूछ सकते हैं आपसे, तो इसकी विमा क्या होगी, तो कैसे करेंगे इसे? तो बेटा देखो, इसको करने का जो आम तरीका है या जो आम जिंदगी है वो क्या है, हमें पता करना है द्रव्यमान, हम इसको समानुपाती मान लेंगे, हमें नहीं पता तो हमने माना बल की घात 1, वेग की घात b, t की घात c, समय की घात c। अब यहां पर हम सबकी विमाएं रख देंगे और एबीसी का मान निकाल लेंगे। तो आसानी से अगर सबकी विमाएं रखकर और एबीसी का मान निकाल लिया हमने तो बात बन जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर है भाई द्रव्यमान की घात 1 है, अच्छा सर द्रव्यमान की घात 1, या इसे मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लंबाई की घात 0 और समय की घात 0। बल क्या होता है, बल होता है m1 L1 t-1 की घात a, सॉरी t-2। उसी प्रकार से वेग क्या होता है, t-2 कर देते हैं इसे, ठीक है। उसी प्रकार से वेग क्या होता है m0 L1 t-1 की घात b और t समय है, समय की घात c। क्लियर है कहानी? अब mm को इकट्ठा कर लो, ll को इकट्ठा कर लो, tt को इकट्ठा कर लो और कर लो भैया जैसे हम पहले करते थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये है सर m1 L0 t0, समानुपाती का चिन्ह हटा के कुछ के भी मान सकते हो, कुछ सब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एबीसी का मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा m की घात है a, ये b 0 हो गया और यहां पर भी नहीं है, तो बस m की घात a ही बचेगा। ध्यान से देखो, यहां पर ये m1 है, यहां पर m0 है और यहां पर भी m तो 0 है, m है ही नहीं तो m तो 0 होगा ही होगा। तो यहां पर m की घात a है, l देखो l, तो ये l की घात a है, यहां पर l की घात b है, जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि गुणा में थे। ऐसे ही t की घात देखो, ऐसे सवाल करवाया है बेटा मैंने आपको, है ना, तो ये हो जाएगा -2a - b + c। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो a का मान तो सर 1 आ गया, इसी प्रकार से a + b का मान जो है वो 0 आएगा। अच्छा, तो 1 + b का मान 0 आ गया है, तो b का मान हो गया -a या b का मान हो गया -1, कहानी खत्म, पैसा हजम। इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं सर, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह है -2a - b + c, ये t की घात है, t की घात इधर कितनी है 0 है, तो उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a का मान आ गया है 1, a का मान आ गया है 1, माइनस b का मान कितना है -1 है, देखना भैया 2 माइनस हो गए, प्लस c का मान हमें निकालना है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया सर -2 + 1 + c बराबर 0, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे -1 बन जाएगा, तो c का मान आ जाएगा 1, c का मान कितना आ गया 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सर a का मान 1 है, b का मान -1 है, c का मान 1 है, तो हम लिख सकते हैं तो जो द्रव्यमान की विमाएं होंगी, द्रव्यमान की जो विमाएं होंगी, ये m क्या है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की जो विमाएं होंगी वो क्या होंगी, f की घात 1, वेग की घात -1, समय की घात 1 या 1, तो f1 v - 1 t1, तो 4th विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल को करने का सबसे आम तरीका है, सबसे आसान तरीका है। मैं इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको एक और निंजा टेक्निक बता सकता हूं, एसपी स्टार मेथड बता सकता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क है, पहले ही बता रहा हूं, है ना, उसमें लॉजिक लगता है ना, उसको सोचना पड़ता है उस तरीके से करने के लिए, है ना। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन उस तरीके पे कर बता रहा हूं, लेकिन अगर वो बात समझ गए, वो बात चमक गई तुम्हें, तो आने वाले आदि अनादि काल तक तुम ये मेथड कभी उपयोग में ही नहीं लाओगे, तुम्हें वो इतना आसान लगने लगेगा और उससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी,
ठीक है। तो ये ए बी सी जो है इसको हम नहीं मानेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखो, है ना। हमें निकालना है द्रव्यमान। मैं इसमें और भी चीजें एक दो एग्जांपल के जरिए आपको निकाल कर बताऊंगा। हमें निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है एम। तो देखो बेटा क्या बनाना है, एम। रिक्वायरमेंट क्या है, एम। बल, पहली बात है सर हमारे पास बल। बल क्या होता है, बल होता है m1 l1 t-2। अच्छा, अगला है वेग। वेग क्या होता है, ये होता है सर m0 l1 t-1। अगला है समय। समय क्या होता है सर, समय तो t ही होता है, t की घात 1 होगा। अच्छा, अब ये सोचो कि इन तीनों की ऐसी कुछ सेटिंग बिठानी है ना, और सेटिंग कैसे बिठानी है उसकी चीजें आपको ऑप्शन में भी दी रखी है ना, कि इन चारों में से एक ही होगा ना, है ना। तो यहां पर इसकी ऐसी कुछ सेटिंग बिठानी है कि द्रव्यमान बचे। तो द्रव्यमान है किसके पास, द्रव्यमान जो है सर वो बल के पास है। मतलब इन दोनों के पास द्रव्यमान नहीं है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों में कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि LT-2 कट जाए। इन दोनों में कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि LT-2 कट जाए। अगर LT-2 कट गया तो m की घात 1 ही बचेगा। तो काट के देते देखो सर, अगर LT-2 को काटना तो पहले L से शुरुआत कर दे क्या, L से शुरुआत कर दो। ये बात 100% है कि इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो L से L कट जाएगा। L भी नहीं चाहिए, T भी नहीं चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सर L से L काट दो तो यहां पर हो जाएगा देखो F बटा V। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसे ही लिखूंगा मैं, F बटा V। तो अगर F बटा V किया तुमने, एक बार मन के शांत बना के कर लो। ये हो जाएगा M1 L1 T-2 बटे में M0 L1 T-1। तो देखो यार L से L कट गया और यहां से बचा M, तो बचा ही बचा, और ये t के पावर -2 है, t के पावर -1 है, तो ये t के पावर -1 ऊपर बचाएगा। अरे t के पावर -1 बचाएगा ना ऊपर, है ना। ये t के पावर -2 है, t के पावर -1 है, तो t के पावर -1 ऊपर बचेगा। अच्छा, अब तुम्हारे पास साथ ही साथ t की पावर 1 है। अब इसमें t की पावर 1 का गुणा करूं या भाग करूं या कुछ घात देकर उसके गुणा भाग करूं ताकि मेरे पास केवल द्रव्यमान बचे। सर ये तो आसान सी बात है, अगर मैं इसमें t का गुणा कर दूं, इसमें t का गुणा कर दूं तो बात बन जाए, ये t से t कट जाए तो यहां से m बच जाए। मतलब जो सूत्र बनेगा वो बनेगा F बटा V इंटू टी। ये इसकी विमाएं देगा, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं। 2 बार देखना भैया सबको, ये जो छोटी सी बात मैंने बता दी, आंसर आ चुका है तुम्हारे सामने। यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं F1 V -1 T1। यही तो आंसर निकाला था इतनी मेहनत करके। सर और एग्जांपल देखो, अगर इसी में हमें बोला होता कि लंबाई की विमा बनाओ, लंबाई किसके बराबर होती है ना। 2 मिनट हम इस पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि इससे हमें आगे की चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। इस प्रकार के जो सवाल आ चुके नीट में वो चुटकी बजाते ही हम कर डालेंगे। तो लंबाई बनानी है, क्या बनानी है भैया, लंबाई बनानी। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान बनाया वैसे लंबाई बना के बताता हूं मैं आपको। तो लंबाई जो होगा सर ये 3 ही है फिर से। अब सोचो इन तीनों की कुछ ऐसी सेटिंग कि यहां पर लंबाई ही बचे। अच्छा, द्रव्यमान भी नहीं चाहिए और समय भी नहीं चाहिए, केवल लंबाई चाहिए। तो बेटा देखो यहां पर अगर तुम्हें केवल लंबाई बचानी है तो द्रव्यमान इसके पास है, इनमें किसी के पास भी द्रव्यमान नहीं है। वेग और समय के पास द्रव्यमान नहीं है, मतलब कि द्रव्यमान को काटने वाला तो कोई है ही नहीं, लेकिन तुझे द्रव्यमान चाहिए भी नहीं। तो द्रव्यमान को काटने वाला अगर कोई नहीं है इस दुनिया में तो उसकी घात 0 कर दे। क्यों 0 कर दे, क्योंकि अगर तूने उसकी घात 0 नहीं करी तो उसको काटने वाला कोई भी नहीं बचेगा। तो एक बात पक्का है, f की घात 0 करना पड़ेगी। अगर f की घात 0 कर दी तो देखो जिंदगी का मजा ये तो पूरा उड़ ही गया, है ना। क्योंकि अब ये इसकी घात 0 होगा तो m0, ये इसकी घात 0 होगा तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी, इनकी सबकी घात 0 हो गई। अब इन दोनों की कुछ ऐसी सेटिंग जमानी है, इन दोनों की कुछ ऐसी सेटिंग जमानी है कि लंबाई बच जाए। तो कौन सी बड़ी बात है सर, इन दोनों की सेटिंग जमानी है तो यहां पर इन दोनों को गुणा कर दो। अगर इनको गुणा कर दिया, इनको गुणा कर दिया, इनको गुणा कर दिया तो t से t कट जाएगा। ये t की पावर -1 है, t की पावर 1 है, तो समय से समय काटना था, समय से समय काटना था। तो यहां पर आसानी से हमने बता दिया सर कि ये कट गया, ये हमारा आंसर आ गया। लो F0 V1
T1, ये लंबाई बन गया। बिना पेन उठाए बस देखते हुए मैंने मौज कर दी कि भैया ये तो 0 होगा, ये दोनों को गुणा करना है तभी तो समय से समय कटेगा, लंबाई बचेगी। एक और एग्जांपल सर, समय बनाते, चलो समय बनाते हैं। देखना आप सब सोचते रह जाएंगे सर समय कैसे बनेगा, समय कैसे बनेगा, सबके सामने आंसर लिखा हुआ फिर समय सोचते रह जाएंगे। समय कैसे बनाओगे, समय कैसे बनाओगे, समय हो जाएगा F0 V0 T1। अरे मूर्ख बालक, सच में सोचने लग गए क्या समय को? अरे समय ये रहा है, इसके पास समय, इसके पास समय है तो समय बनाने में क्या, इन दोनों को 0 कर दो, ये समय बचेगा यहाँ पर बस। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी भौतिक राशि यहां से बना सकते हैं। ठीक है, हमको ऐसा बोल देगा कि यार इससे है ना इससे तुम और कोई दूसरी नई भौतिक राशि बना के बताओ, गतिज ऊर्जा बना के बताओ, संवेग बना के बताओ, कुछ नहीं, बस सेटिंग जमानी है और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार के सेटिंग का एक और सवाल नीट 2017 का सवाल है ना, आपको बोला कि CG और E²/4πε0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं वही है जो लंबाई की है ना। हाँ, मतलब कि इन तीनों को कुछ ऐसा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि देख अब अगर तूने इसको सॉल्व कर दिया ना, या अगर ABC के चक्कर में पड़ गया तो जिंदगी यहीं रह जाएगी, है ना, ठहर जाएगा जीवन तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये ई है, ई के पहले तो ई की विमाएं पता करना पड़ेगी, फिर जी की विमाएं पता करना पड़ेगी, फिर सी की विमाएं पता करना पड़ेगी, फिर एप्सिलॉन की विमाएं पता करना पड़ेगी, और इन सब को मिलाकर कुछ ऐसी सेटिंग जमानी पड़ेगी कि लंबाई बन जाए। तो उसकी घात A, इसकी घात B, इसकी घात C, बहुत बड़ा सवाल बनेगा। लेकिन हमको पता है कि सर इन चार में से एक सही है, इन चार में से एक जरूर सही है। अब लंबाई बचानी है, लंबाई बनानी है, तो देखो कैसे कर सकते हो। C क्या है? C क्या है? C प्रकाश का वेग है, मतलब वेग है। तो एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, C है वेग। C क्या है? वेग। वेग मतलब होगा यह, है ना, वेग मतलब क्या होगा? ये लंबाई बटा, मैं मान सकता हूं लंबाई बटा समय होगा। अरे वेग मतलब क्या होता है? लंबाई बटा समय ही होता है ना। अच्छा सर ये G का क्या करोगे आप? अब देखो मैं G को कुछ ऐसे सेट करूंगा कि बात बन जाए। G के तुम चाहो विमीय सूत्र याद है, मैं दूसरे तरीके से सिखाना चाह रहा हूं आपको। अगर आपको विमीय सूत्र याद है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। विमीय सूत्र याद हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। लेकिन सर सारे के विमीय सूत्र कब तक रटते बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठानी पड़ेगी। तो G कैसे बिठाएंगे? तो देखो G के विमीय सूत्र नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि G के लिए एक फॉर्मूला F बराबर, G को कैसे करेंगे हम? G के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, F बराबर G m1 m2 बटा r²। तो जो G है सर, G को हम लिख सकते हैं, G को लिख सकते हैं हम F इंटू r² बटा m1 m2। अरे लिख सकते हैं ना, ऐसा ही तो लिखोगे। तो ये क्या है वास्तव में? ये है सर द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, अच्छा ये r² और ये m1 m2 है। ये इसके लिए कुछ सोच सकते हो क्या? इसके लिए ये क्या है? ये वास्तविकता में ये भी बल बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा? बल बनाएगा, बल बनाएगा। तो ये बल होगा, ये विद्युत बल होगा। तो बल हमें पता है F बराबर के मतलब 1/4πε0 इंटू, ये वाला सवाल इसीलिए करवा रहा हूँ तुमको मैंने थोड़ा बहुत बार भी पढ़ा दिया है ना, तो हमारे सवाल ज्यादा आसानी से हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा E², Q1 Q2 होता है तो उसको हमने E² लिख दिया बटे में r²। ठीक है, तो E² बटा 4πε0 है F इंटू r²। तो देखो बल इंटू r² जो है वो हमारे पास बचेगा E² बटा 4πε0, मतलब E² पर 4πε0 की जगह बल इंटू r² सोच लो, तो ज्यादा आसानी से मैं सोच पा रहा हूं चीजों को। ठीक है, अच्छा सर अब क्या करना है? अब देखो तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें केवल लंबाई बचानी है, मतलब द्रव्यमान उड़ाना है, द्रव्यमान उड़ाना है। अब द्रव्यमान कैसे उड़ाओगे? द्रव्यमान भी उड़ाना है और दूरी भी उड़ानी है। तो द्रव्यमान उड़ाने का केवल एक ही साधन है, एक ही साधन है कि ये बल में से द्रव्यमान खींच लो, बल में से द्रव्यमान खींच लो। तो सर यहां से उड़ सकता है। हाँ सर ये भी बल इंटू r² है। तो अगर तुम चार ऑप्शनों को देखो तो पहले C को गोली मारो, G और 4πε0 के बारे में सोचो, E² बटा 4πε0। तो इसमें गुणा में, इसमें गुणा में, इसमें भाग में, इसमें गुणा में,
है ना। तो 3 में गुणा में तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गुणा वाला ही आंसर होगा कोई सा। लेकिन अगर तुमने भाग दे दिया गलती से तो देखो क्या होगा तुम्हारे पास, इन दोनों को अगर भाग दोगे तो बल से बल कट जाएगा, और अगर बल से बल कट गया तो द्रव्यमान बच जाएगा जो तुझे नहीं बचाना है, तुझे लंबाई बचानी है बस। मतलब 110% है कि इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैंने बस इतने से मैं सवाल सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने लिखा में इसमें गुणा में, इसमें भाग में, इसमें गुणा में है ना। तो 3 में गुणा में तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गुणा वाला ही आंसर होगा कोई सा। लेकिन अगर तुमने भाग दे दिया गलती से तो देखो क्या होगा तुम्हारे पास, इन दोनों को अगर भाग दोगे तो बल से बल कट जाएगा, और अगर बल से बल कट गया तो द्रव्यमान बच जाएगा जो तुझे नहीं बचाना है, तुझे लंबाई बचानी है बस। मतलब 110% है कि इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैंने बस इतने से मैं सवाल सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने लिखा कि अगर सर g इंटू ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया तो g की जगह हमने लिखना सीख लिया f इंटू आर स्क्वायर बटे में m स्क्वायर लिख दो। m विमीय रूप से तो m1 m2 क्या m स्क्वायर ही होंगे, इंटू यहां पर हमने लिखना सीख लिया बल इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये भी बल है, ये भी बल है। बल के अंदर होता है बल का, देख तू विमीय रूप से भी लिख ले या फॉर्मूला भी लिख ले, बात बराबरी है ना। तो यहां पर अब क्या बचा, यहां से सर बल का हमें विमीय सूत्र याद था, है ना। ये था m1 L1 T-2 इनटू ये दूरी मिलकर बना देंगे दूरी की घात 4 बटे में यहां पर है, देख इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि ये 2 है, अरे द्रव्य बल 2 है ना, बटे में m का वर्ग है। तो अब देखो ये स्क्वायर है, मतलब ये कट जाएगा, स्क्वायर है। तो अब हमारे पास बचा सर l की घात 2, l की घात 2, l की घात 4, मतलब l की घात 6 बचा अब हमारे पास। l की घात 6 बचा और t की घात -4 बचा। इन दोनों को गुणा करके अब हमारे पास एक और है वेग होगा LT-1। बस अब इन दोनों को ऐसा सेट करना है कि लंबाई बच जाए, इन दोनों को ऐसा सेट करना है कि लंबाई बच जाए। ये 110% बात है कि इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, क्योंकि t से t तभी कटेगा, है ना, वरना गुणा कर दोगे तो t और t जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, कहानी खत्म, पैसा हजम। देखो या तो ये वाला ऑप्शन सही है, नहीं ये तो ऑप्शन सही नहीं है, या तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है ना। अब इन तीनों में से अच्छा सर एक को बात पता चली सी को डिवाइड करना है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, अच्छा सी को डिवाइड करना था तो सर ये नहीं सही है, ये गलत हो जाएगा। तीसरे या चौथे में से कुछ एक है, तीसरे और चौथे में से कुछ एक है, तीसरा सही है या चौथा सही है। अब ध्यान से सोच, अगर तूने इन दोनों को तीसरे ऑप्शन अनुसार इन दोनों को अगर सीधे सीधे डिवाइड कर दिया तो क्या लंबाई बचेगी? इन दोनों को सीधे सीधे डिवाइड करके लंबाई बचेगी? नहीं सर, इन दोनों को सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो l की घात 6 है, डिवाइड करेंगे l है तो l की घात 5 बचेगा। ये भी गलत है, आंसर तो चौथा ही है ना। जमा के दिखा देता हूं, देखो इन दोनों को गुणा किया, अब ऑप्शन वाला कह रहा है इसकी घात 1/2 कर ले। सर ऐसा कैसे सोच लोगे? हम ऑब्वियस सी बात इतना ज्यादा नहीं सोच पाएंगे, ऑप्शन से पता चलेगा वो। तो l की घात 1/2 है, तो यहां पर ये सॉरी g इंटू ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन की घात 1/2 है, तो L6 t की घात -4 की घात 1/2 करो बटे में c स्क्वायर, c क्या है? c है l, तो LT-1 कर लो, का स्क्वायर कर लो। इसको सॉल्व करते हैं हम, यहां से बेटा l की घात कितना बचेगा, यहां पर l की घात 3 बचेगा, 1/2 गुणा करोगे तो 3 बचेगा, और ये l की घात 3 बटे में l स्क्वायर आ चुका है। यहाँ बचा t की घात -2, t की घात -2 बटे में t की घात -2, ये कट गया, यहां से l बचा बस। ये होता है चालाक तरीका, है ना। अभी मैंने आपको समझाया, मैंने आपको पूरा फील दिलाया, इसलिए मुझे समय लगा, वरना मैं चुटकियां बजाते ही ये सवाल अगर आपने कर लिया तो चुटकियां बजाते ही 2 से 3 बार में ये ऐसे प्रैक्टिस कर, ऐसे और भी सवाल होमवर्क में रहेंगे ना, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ये सारे सवाल तुरंत हल कर पाओगे, और ऐसे सवाल नीट में आते हैं, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, सेटिंग जमाई है बस, ठीक है। पहले ही देख लिया ये जी है, ये जी है, और ये ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, m उड़ाना था तो इन दोनों को गुणा करना होगा। गुणा में क्या सर क्या क्या ऑप्शन है? 1 2 3 है। अब सर फिर उसके बाद में मुझे पता चला इन दोनों को गुणा करके कि l की घात 6 बटा t की घात -4 आया। अब अगर मैंने इसमें c को गुणा कर दिया तो फिर से फंस जाऊंगा मैं। ये l की घात 6, l की घात 6 और 1 मिलकर l की घात 7 बना देंगे, उसको कैसे काटोगे? l की घात 1 चाहिए, तो बस 110% भाग देना था, तुरंत बात बन गई। क्लियर है कहानी? चलो बेटा, तो ये रोमांचक सवाल काफी है,
अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं सार्थक अंक। ठीक है, देखो बेटा, पहले तो ये समझते हैं सार्थक अंक होता क्या है और सार्थक अंक की जरूरत क्या है। बेटा हम जब भी कोई भी, अब नया टॉपिक पढ़ रहे ना, ध्यान समझेंगे सभी, हम जब भी कोई भी एक आंसर देते हैं, है ना, या हम कोई भी एक आंसर या कोई भी वैल्यू देते हैं, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा या ये देखना होता है कि वास्तव में ये जो आंसर आया है इसमें कितनी संख्या है ना, ये कितने अंक है। जैसे कोई भी मैंने नंबर लिखा तो उसमें कितने अंक है जो वास्तविक रूप से जो आंसर हम कर रहे हैं उसकी सार्थकता को दर्शाते हैं, सार्थकता को दर्शाते हैं या वास्तविकता में उनका महत्व है। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका महत्व है किसका महत्व नहीं है। नहीं चिंता मत करो, ऐसा वो तुम ऐसे हवाबाजी में नहीं पता कर सकते कि अच्छा यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अगर मैंने लिखा है, इसके हम नियम पढ़ेंगे है ना, तो इसके पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। मान के चलो मिलकर 3.235, तो इसमें कितने हैं 3.001। तो हम सर कैसे पता करें कि किसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो उसके लिए ही बेटा मैं इसके नियम बता रहा हूं, है ना। तो इसके नियम का सर कोई तोड़ है क्या? कोई तोड़ नहीं है, है ना। इसके नियम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे याद करने होंगे, है ना। मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा सारे नियम, लेकिन ये जरूरी है कि आप सभी नियमों को याद जरूर रखें ना। इसको एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करेंगे हम, इसमें कोई एडिशनल भारी भरकम सवाल नहीं करने वाले हम, क्योंकि ये तो तुच्छ सी बात है, जो नियम है वही लगेगा, उसी से आंसर निकलेगा, है ना। लेकिन हम साथ साथ काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहला नियम कहता है कि सभी अशून्य, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान के चलो मैं कोई भी वैल्यू दे रहा हूं तो उसमें अगर कोई भी अशून्य होते हैं, अशून्य मतलब अशून्य अंक मतलब क्या होता है, जिसमें शून्य ना हो, ऑब्वियस सी बात है भैया जो अशून्य हो जाएंगे। तो अगर एक अशून्य के साथ में मैंने एक संख्या लिखी है तो उसमें जितने अंक होंगे वे सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। इसी प्रकार से दो अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य सार्थक अंक है ना। देखो बेटा सबसे बड़ा चक्कर क्या है इसमें, सबसे बड़ा चक्कर क्या है, सबसे बड़ा चक्कर है शून्य का, है ना। कभी कभार क्या होता है हमारे पास ये, जैसे ये एक आंसर आया है ना, इसके अलावा हमको लिख सकते थे, जैसे अभी मैंने आपको लिख के बताया था 30501, तो इसमें कितने सार्थक होंगे, या मैं इसे चाहूं तो एक और दूसरी संख्या बनाई 03501, है ना। अब ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 3501, ये लिखा हुआ सर 30501। तो इसमें देखो, इसमें एक जीरो आगे लगा, तो फिजूल का जीरो है, फिजूल का है, कुछ मतलब नहीं है। तो क्या ये भी सार्थक अंक में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, ये सब सीखेंगे। तो पूरा मेन जो नियम का चक्कर है उसमें सब में ज्यादातर जीरो का चक्कर है ना। और नीट 2020 21 का पेपर अभी हुआ, 20 19, है ना, इनमें सार्थक अंक पे सवाल आएंगे और हो सकता है 21 में भी सवाल आ जाए। तो देखो इसमें कितने सार्थक अंक है, 5 है। अब इसमें कितने हैं ये पता करना है हमको। अगला नियम पढ़ते हैं, प्रथम अशून्य अंक के बाई ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, है ना। क्यों भैया, क्यों नहीं होते? अरे ऐसे तो मान के चलो कि मैंने तुमको लिख कर दिया 3501, है ना, 3501। ये 3501 में तो तुमने 3501 में पहले थे 4 सार्थक अंक, है ना। अच्छा इसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं, है ना। तो मैं पूरा सार्थक अंक बार इतना बड़ा लिखने के बजाय एसएफ भी लिख दूंगा। इसमें 4 एसएफ थे। अच्छा तो ऐसे तो सर हम यहाँ पे 3 जीरो लगा ले, 1 2 3 3 5 0 1। अब क्या इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 सार्थक अंक बोलूंगा, क्या 7 सार्थक अंक हो जाएंगे? क्या नहीं, 7 नहीं होंगे, इसमें भी 4 ही सार्थक अंक है। क्लियर है कहानी? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें है कि अगर, अरे ऐसे तो तुम कितने भी जीरो लगा लोगे वो सार्थक अंक में थोड़ी ना आएंगे। जैसे यहाँ पर 00108 लिखा हुआ, तो 108 ही तो लिखा हुआ है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3 ही होंगे, इधर वाले हम नहीं गिनते। अब अगला चक्कर है दशमलव का। दी गई संख्या 1 से छोटी हो तो, है ना, 1 से छोटी हो उसका बहुत चक्कर है। दशमलव में हो तो वहां पर बिंदु के दाएं ओर के
शून्य जो प्रथम अशून्य संख्या से बाई ओर है। मतलब देखो ये क्या है इसका स्टेटमेंट, दाएं बाएं क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पर बिंदु और पहली जो संख्या है उसके बीच में अगर मान के चलो तुमने 0 लिख दिए है ना, जैसे लिखा 0.01, तो वे सार्थक अंक नहीं होते, वे सार्थक अंक नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 0.00238, तो इसमें 4 ही सार्थक अंक होंगे। हमने लिखा 0.001,501, तो इसमें इनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, इनको सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें 4 ही सार्थक अंक होंगे। एक मिलाकर एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना, उसके पहले और भी नियम पढ़ लेते हैं हम, फिर एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें दशमलव वशमलव जीरो वीरो सब काउंट हो रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इधर वालों को सार्थक में नहीं गिनना है। इसी प्रकार से किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बिना अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, है ना। जैसे यहां पर देखो, अगर मान के चलो दशमलव मैंने नहीं लगाया, है ना, और उसमें मैंने लिखा 0 1 0 1 0 0 में सार्थक अंक कितने होते हैं। तो देखो यार, इसको तो हमने पहले ही भगा दिया था इस दुनिया से, बोले तू तो आगे लगा हुआ, तू तो निकल ले, है ना। और ये जो पीछे वाले दो है इनको भी हम सार्थक अंक में नहीं लेते, तो इसमें सार्थक अंक जो होंगे वो केवल 3 ही होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, मान के चलो मैं लिखा 0 1 5 3 8 0 2 1 0 0 0 0, तो इसमें कितने सार्थक अंक है। तो यहां पर सर इसको भी नहीं लेना है, इन 4 को भी नहीं लेना है, यही मेरे साथ बीच में फंसा हुआ 0। देख, पहले तो हम बिना दशमलव वाली चीजों पे गौर फरमा लेते, फिर दशमलव पे एक और बार मैं आपको बातें समझाऊंगा। अगर एक संख्या लिखी है तो बीच में अगर अशून्य है तो वही सार्थक होंगे, बीच में 0 फंस गया, बिल्कुल बड़ी बात। लेकिन इधर वालों 0 का कोई काम नहीं है, तो वे सब वह सब कुछ सार्थक अंक में नहीं आएंगे, तो इसमें सार्थक अंक जो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब किसी संख्या को चीरघाती की रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तब चीरघातिक संख्या का सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सर हमने लिखा हुआ है 12.3, तो 12.3 को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1.23 गुणा 10, 0.123 10 की घात 2, 0.0123 10 की घात 3, 123 10 की घात -1। तो ऐसे तो हम कुछ भी लिखते जाए, गुणा भाग करते जाए, तो उसमें हमको ये याद रखना है कि जो ओरिजिनल था उसमें जितनी सार्थक अंक थे उतने ही होंगे, है ना। अब हम यहाँ पे 10 की घात को नहीं गिनने वाले या उससे बातें नहीं करने वाले हैं। देखो इसी प्रकार से हम और नियम पढ़ते हैं ना, और इस पर एक दो सवाल भी कर लेते हैं पहले, है ना। हम एक दो और नियम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक दो सवाल। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0, है ना। चलो पहले दशमलव से पहले एक दो नॉर्मल वाले भी करवा देता हूँ, वैसे मैंने करवा दिए प्रैक्टिस, वैसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा बेटा, है ना। 0 5 3 2 1 0 0 1 0 0, बताओ कितने सार्थक अंक। ये नहीं गिनने का, ये भी नहीं गिनने का, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सार्थक अंक है, ठीक है। अच्छा 0.00123 में कितने सार्थक अंक है, तो सर ये को सार्थक अंक नहीं गिनने का, तो इसमें 3 सार्थक अंक आ गए, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही मैं संख्या लिखते जाऊं, है ना, ऐसे में कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आपको बढ़िया तरीके से चमकना चाहिए ये चीजें। इसमें और नियम देखते हैं हम, है ना। इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट नियम होते हैं जिसको हम बीज गणित के नियम कहते हैं, और इससे सवाल आया है। अभी नीट 2020 में जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें जो सवाल आया था वो इसी नियम पर आधारित था, है ना। उन्होंने बोला 2 संख्याओं का योग कर दिया, है ना, योग, हाँ योग ही था शायद, तो 2 संख्याओं का योग था, अब 4 ऑप्शन दे दिए। जोड़ना घटाना कौन सी बड़ी बात है, लोग सोच रहे नीट में जोड़ घटाओ के सवाल आ रहे, अरे
जोड़ घटाव के सवाल थोड़ी ना है, सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल था वो। तो बीजगणित मतलब जोड़ घटाव गुणा में हमें याद रखना है कि जिस भी संख्याओं को जोड़ो या अथवा घटाओ, तो यहां पर हमें याद रखना है कि दशमलव के बाद में जो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या, उतने ही सार्थक अंक हमारे आंसर में भी होने चाहिए। तो संख्याओं के जोड़ने तथा घटाने से प्राप्त अंतिम परिमाण में दशमलव के बाद, है ना, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखना है ना, ध्यान रखना, दशमलव के बाद उतने ही रखना है हमें, उसके पहले से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद में उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने जोड़ी या घटाई जाने वाली राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कम से कम वाले का रखना है ना, कम से कम हो तो वो ही रखना होंगे। काला आ जाता है बार बार, हाँ, कम से कम हो। इसी प्रकार से अगर गुणा करे या भाग दे, प्राप्त परिमाण में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंक वाले मूल संख्या में हो, है ना, मतलब कि न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास दो संख्या है, उनका जोड़ करो, घटाव करो, है ना, या भाग दो या गुणा करो, हमेशा न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर अंक हमें रखने होंगे ना। जैसे एग्जांपल समझते हैं, इसमें पहले जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो ये था 12.587 माइनस 12.5। तो देखो दशमलव के बाद में एक, मतलब दशमलव के बाद में एक ही सार्थक अंक आना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आता है पहले देखते हैं। ये सर हो जाएगा 0.087, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें दशमलव के बाद में क्या चाहिए, दशमलव के बाद में एक ही अंक चाहिए, दशमलव के बाद एक ही अंक चाहिए। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे, इसमें हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर हम ये जो 7 है, 7 से हम संख्याएं कम करते जाएंगे ना, यानी संख्या को हटाना है। तो अगर ध्यान सुनना, अब इसका नियम क्या होता है, अगर ये वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो यहाँ पर 1 जोड़ देना है। अगर ये 5 या 5 से छोटी थी तो 1 नहीं जोड़ते। जैसे अभी एक करते हैं हम, 0.09 हो जाएगा, अभी 1 जोड़ दिया। अगर यहाँ पे 0.083 होता तो इसको मैं राउंड ऑफ करता, तो ये लिखता मैं 0.08 ही लिखता, क्योंकि ये जो संख्या है वो 5 से कम है। क्लियर है कहानी? अच्छा, और राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक अंक तक आना है। तो यहां पर हो जाएगा 0.1, है ना, 9 में से 9 था तो 1 जोड़ दिया, तो 0.1 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कहानी बेटा? है ना। तो ऐसे ही जब भी जोड़ घटाव करेंगे तो न्यूनतम दशमलव के बाद में न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, सार्थक अंक होने चाहिए। जो न्यूनतम या जो प्रारंभिक संख्या थी उनमें जितना न्यूनतम होगा उतने ही सार्थक अंक हमें रखने होंगे। इसी प्रकार से संख्याओं के गुणा अथवा भाग करने से प्राप्त परिमाण में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम में हो, ना। तो ये गुणा वाला भी नियम हमने पढ़ा भी। ये 2.8, 2.4 है और ये 3.65 है। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो न्यूनतम किसके पास है? इसके पास है। कितने हैं? 2 है, तो ये 8.8 इसका आंसर आएगा, है ना। आंसर हो सकता है भले ज्यादा आ रहा हो, लेकिन हमें 2 ही सार्थक अंक में लेकर आना है उसे। क्लियर है बेटा? चलो, तो सार्थक अंक को लेके काफी इंपॉर्टेंट सी, महत्वपूर्ण सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। चलो बेटा, अब हम बात करना शुरू करते हैं त्रुटियों पर, है ना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। सार्थक अंक पे वैसे इतना ही हमें पता होना चाहिए, इससे छोटे मोटे सवाल आते हैं ना, सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा त्रुटियां क्या होती है, अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। देखो बेटा, क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज मापते हैं, है ना, किसी भी चीज का जब मापन होता है तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। मतलब सर, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर इस पेन की लंबाई मापी, तो ये हो सकता है कि जब हम लंबाई माप रहे थे तो हमारा स्केल टूटा हो, है ना, स्केल टूटा हुआ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है, स्केल ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुमने जो देखा उसमें कुछ गड़बड़ कर दी हो, तुमने गलत माप ले लिया हो। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि सर हमने तो सही देखा लेकिन लिखते वक्त गलत कर दिया,
हाँ, तो इस प्रकार से अनेक त्रुटियां हो सकती है। गलती, त्रुटि मतलब क्या, बेसिकली गलती। या इसके अलावा जैसे आप मान के चलो कहीं पर टेम्परेचर माप रहे हो, है ना, थर्मामीटर है आपके पास, तो टेम्परेचर का माप कर रहे हो, तो टेम्परेचर माप रहे हो, थर्मामीटर है आपके पास, तो आपने मान के चलो टेम्परेचर मापा, तो जिस सतह का टेम्परेचर माप रहे थे, है ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ मॉइस्चर हो गया, कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी हो गई, है ना, मतलब कुछ ना कुछ वाटर वेपर हो गया वहां पर। तो इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से जो तुम्हारा सही आंसर आना था वो नहीं आएगा। या आप जब थर्मोमीटर अगर आपने देखा हो तो उसमें एक नीचे छोटा सा बल्ब लगा होता है, मेटल का पोर्शन होता है, धातु होती है उसमें, तो और उसके अंदर तो पारा चलता ही है, तो वो जो धातु थे उस पर कुछ ना कुछ दूसरी किसी पानी की या किसी दूसरी चीज की एक छोटी सी परत चढ़ गई, तो सब आपका जो माप आएगा उसमें गलतियां दे देंगे। तो हमें यही समझना है कि त्रुटियां होती क्या है और त्रुटियां कैसे होती है, त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए माप में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्लियर है बात बेटा, क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। तो यहां पर हमने जो मापा और वास्तविक मान क्या था, तो अनेक प्रकार से हम त्रुटियां कर सकते हैं, लेकिन यहां पर त्रुटि की परिभाषा क्या है वो समझना हमारे जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि त्रुटियां प्रकार क्या होते हैं, या हम त्रुटियां कैसे कैसे कर सकते हैं। हमको ये समझ में आ गया सर त्रुटि होगी, हाँ सर गलती हो गई भैया माफ कर दो। तो अब यहाँ पर त्रुटि कैसे कैसे हो सकती है, तो इसमें जो सबसे पहले प्रकार की त्रुटि है बेटा उसे हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, है ना। अब क्रमबद्ध त्रुटि मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर्स। मतलब क्या होता है कि ये वो गलतियां हैं जिन्हें आप सुधार सकते हो, है ना। हाँ भैया, जीवन की हर गलती को नहीं सुधार सकते, लेकिन कुछ गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर कर्मबद्ध त्रुटि वे त्रुटि होती है जिनका कारण ज्ञात होता है ना। अगर आपको पता चल जाए कि भैया गलती क्यों हुई है तो आप उसे सुधार सकते हो, है ना। जैसे आपको पता भैया हमने सर पढ़ाई में गलती कर दी, समय बर्बाद कर दिया, 11वीं बर्बाद कर दी, या सर अभी जो पुराना समय था हमने बर्बाद कर दिया, तो अब ये जो नया समय है ना, वो हम कैसे करें या कैसे उसमें ज्यादा बेहतर करें। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मतलब हमें पता है कि हमने भैया गलती कर दी है, तो त्रुटि का कारण हमें पता है। तो अगर हमें त्रुटि का कारण पता है तो हम यहाँ पर इस त्रुटि को दूर भी कर सकते हो। और ये जो त्रुटि होगी इसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है ना। हो सकता है कि तुम ज्यादा वैल्यू माप लो, कम भी माप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ज्ञात होने के कारण इसे न्यूनतम किया जा सकता है ना, मतलब कम से कम हम कर सकते हैं। जैसे थर्मोमीटर से हम जब माप रहे थे हमें पता चला सर ये आंसर तो गलत आ गया, अच्छा मतलब ये बल्ब शायद साफ ना हो उसका, है ना। बल्ब क्या होता है, वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जो वास्तव में तापमान मापता है उसको बल्ब कहते हैं, तो उसको हमने साफ कर लिया। या हमें पता कि चला कि सर हाँ हमने ऐसा रखा तो था इसके, लेकिन हम गलत एंगल से देख रहे तो हमने इसको सीधे ऊपर से देख लिया, हाँ अब ये त्रुटि न्यूनतम हो गई या दूर हो गई ये त्रुटि। अब इसको भी हम तीन भागों में तोड़ सकते हैं, है ना। इसकी भी तीन प्रकार हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी त्रुटि चल रही है, पहली त्रुटि चल रही है जिसको हम वास्तव में ठीक कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं। उन त्रुटि के भी हम तीन भाग कर सकते हैं। सबसे पहली या तो उपकरणीय त्रुटि हो, मतलब कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष हो। ये त्रुटियां थ्योरेटिकल सा टॉपिक है बेटा थोड़ी देर का, फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे इसके। किसी उपकरण की अपूर्ण आकृति या दोषयुक्त बनावट या मापन उपकरण के गलत उपयोग के कारण उत्पन्न होती है ना। मतलब कि जैसे क्या हुआ भैया, आपको पता ही नहीं कि उसको उपयोग कैसे करना है, उस उपकरण को चलाना कैसे है, आपने बना दी रेल, आपने कर दिया गलत, है ना। या मान के चलो उपकरण ही गलत हो, है ना। तो यहाँ पर उपकरण की अपूर्ण आकृति मतलब कि पूरा ना हो सकता है इसके बीच में टूटा हो, इधर से टूटा हो, वैसा टूटा हो, तो उसके कारण कुछ दोष आया, है ना। या दोषयुक्त बनावट, बनाने में ही गलती कर दी, है ना। उसने 1 सेंटीमीटर जो था उसको और पास ले लिया, वास्तविक 1 सेंटीमीटर से छोटा 1 सेंटीमीटर उसका। तो ये सब गलतियां जो होगी, है ना, तो यह हमारी उपकरणीय त्रुटि कहलाएगी। फिर इनको अत्यधिक यथार्थ उपकरण का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। ठीक है, इनको क्या किया जा सकता है भैया, मतलब कि अगर हम बढ़िया इंस्ट्रूमेंट यूज करें या अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है तो उसको एक बढ़िया दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर या मापक यंत्र यूज कर कम कर सकते हैं।
ऐसे ही इसमें क्रमबद्ध त्रुटि में दूसरी प्रकार की त्रुटि होती है जिसको हम वातावरणिक त्रुटि कहते हैं। मतलब ये वातावरण ने कुछ गड़बड़ कर दिया, जैसे ताप बदल दिया, दाब बदल दिया, आर्द्रता बदल दी, धूल आ गई, कंपन आ गया, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो गया, है ना, अलग अलग चीजें माप रहे। मान के चलो गैल्वेनोमीटर से तुम धारा माप रहे थे, उसके आसपास और कोई सा चुंबकीय क्षेत्र बन गया या कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र बन गया तो वो ज्यादा हिलेगा, भली धारा नहीं जा रही फिर भी हिले जा रहा है वो ना। तो ये सब कैसे है भैया? ये सब क्रमबद्ध त्रुटि है जो हम आसानी से दूर कर सकते हैं। हमको पता है भैया इसमें धारा नहीं जानी चाहिए फिर भी क्यों आ रही है, देखो ओहो ये चुंबक किसने रख दिया यहाँ पर, हटाओ इसे, बस। तो ये ऐसे हम दूर कर सकते हैं, है ना। या इसके अलावा धूल वूल घुस गई, है ना, धूल घुस गई वहां पर, या मान के चलो तुम इस टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तुम्हारा दोस्त वहां पे खड़ा हुआ है, ये टेबल को धक्का लगा जा रहा है, धक्का लगा तो टेबल हिल रही है, टेबल में कंपन आ रहा है, या कहीं दूसरी मशीन चल रही थी उसकी वजह से वो टेबल भी हिल रही है तो उसमें कंपन आ रहा है, तो उसकी वजह से भी गैल्वेनोमीटर गलत रीडिंग दे सकता है, ठीक है। या धूल वगैरह आ गई कहीं पर तो उसकी वजह से नुकसान होगा ही। तो ये दूसरे प्रकार की क्रमबद्ध त्रुटि होती है जो किसकी वजह से हुई? एनवायरमेंट की वजह से या वातावरण की वजह से हुई। अब उसके अलावा प्रेक्षणात्मक त्रुटि मतलब क्या होता है? प्रेक्षणात्मक मतलब प्रेक्षक जो था उसने गलती कर दी, है ना, मतलब तुमने मूर्खता कर दी। यहां पर इस प्रकार की त्रुटि उपकरण को अनुपयुक्त तरीके से देखने या प्रेक्षण में असावधानी रखने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब क्या हो उसका? देखो भाई तुम देख रहे थे, तुम अब यार अगर मान के चलो यहाँ पर एकदम छोटी सी बात करते हैं, यहाँ पर एक स्केल बना हुआ था टिंग और बीकर में पानी भरा हुआ था, तो कैसे देखोगे? या आंख को यहाँ पे रखकर देखोगे, आंख को सामने रखकर देखोगे, या आंख को ऐसे रखकर देखोगे? तो ऑब्वियसली बात है सामने रखकर देखेंगे तो सही आंसर आएगा। इधर से देखो तो कुछ और ही दिखाई देगा, इधर से देखो तो कुछ और ही दिखाई देगा। तो कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, उस बात पर चीज निर्भर कर रही है। तो ये क्या प्रेक्षक ने गलती कर दी, है ना। या तुमने स्केल से लाइन खींची, ऐसा दिख रहा है, मैं इधर से देख लूं, तो इधर से देखोगे तो गलत ही दिखाई देगी, वो तो ज्यादा लंबी लाइन खींच जाएगी, ठीक है। तो आपको सीधे हमेशा देखना होता है, या जहां से भी प्रेक्षण लो तो वो जगह बिल्कुल सटीक होनी चाहिए जिससे सही माप ले पाओ, ठीक है। तो ये क्रमबद्ध त्रुटि के 3 प्रकार हो गए, है ना। कौन कौन से? उपकरणीय प्रकार, ये सब नाम भी थोड़े बहुत पता होना चाहिए ना, कि या तो उपकरण के कारण हो जाए, वातावरण के कारण हो जाए, या प्रेक्षक के द्वारा हो जाए, प्रेक्षणात्मक हो जाए। अब हम इसी में, अब ये 3 हो गई, ये क्रमबद्ध त्रुटि थी। अब इसमें अगले प्रकार की त्रुटि पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये त्रुटि अज्ञात कारणोंवश उत्पन्न हो जाए, है ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा भैया गलती हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने तो सब कुछ सर सही करके देख लिया, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, यहाँ भी सब सही चल रहा, लेकिन फिर भी सर आंसर गलत आ रहा है। सारी चीजें वापस से मापन ले लिया, फिर कर लिया, फिर भी आंसर गलत आ रहा है। तो यहाँ से बार बार गलत आए जा रहा, तो इसका कारण अज्ञात है, अज्ञात त्रुटि हो जाए, है ना। तो इसे हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अगली प्रकार की त्रुटि, है ना। अब क्या होता है? अब सलक त्रुटि होती है ना। सलक त्रुटि क्या होता है? इस प्रकार की त्रुटि प्रेक्षण की यंत्र के मापन को पढ़ने, गणना करने या उसे लिखने में असावधानी के कारण जो त्रुटि हो जाती है उसे हम सलक त्रुटि कहते हैं, सकल त्रुटि कहते हैं। तो सकल त्रुटि क्या है? कि मान के चलो सर हमने देखा, हाँ सर, या तो देखने में गलत कर दिया तो प्रेक्षक की प्रेक्षणात्मक त्रुटि हो गई, बिल्कुल। लेकिन तुमने देखा भी सही है, मन में भी सही है, लेकिन तुम कॉपी पे लिखने गए, तुमने लिख दिया 5.3 लिखना था, 5.8 लिख दिया, भूल गए वहां लिखते लिखते। तो ये कैसी गलती है ना, ये सकल त्रुटि हो गई। तो इस प्रकार की त्रुटि, जैसे उदाहरण के लिए किसी उपकरण को बिना व्यवस्थित किए तुमने पाठ्यांक ले लिया, रीडिंग ले ली, उसकी पाठ्यांक मतलब रीडिंग, मतलब उसकी वैल्यू माप ली तुमने, है ना। तुमने देखा ही नहीं, तुमको समझ नहीं आ रहा है ना, तुमको पता ही नहीं कि एमीटर को सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है। तुमने वोल्ट मीटर को जहां वहां लगा दिया, एमीटर को जहां वहां लगा दिया और तुमने आंसर निकाल लिया। तो ऐसा करोगे तो गलत ही आएगा, है ना। फिर आवश्यक सावधानी ना रखते हुए पाठ्यांक ले लेना, है ना। आवश्यक सावधानी, तुमको पता था कि भाई तार को जब हम जोड़ते हैं तो उसको थोड़ा साफ कर लेना चाहिए,
है ना, जब भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करो तो जो तार लगाते ना मीटर वोल्टमीटर से या प्रतिरोध से या बैटरी से जो भी तार जोड़ोगे उनको थोड़ा सा साफ कर लेते ताकि उन पर कोई कार्बन वार्बन जमा हो या कोई दूसरी चीज जमी हो तो वो साफ हो जाए। लेकिन तुमने बोला हम तो कुछ भी लगा देंगे, तो कुछ भी लगाओगे तो आंसर तो गलत ही आएगा बेटा, है ना। तो ये सब प्रकार की जो त्रुटि होती है ये सकल त्रुटि कहलाती है ना। तो ये त्रुटि के इंपॉर्टेंट प्रकार थे, ये सबको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 प्रकार है ना। तो उसमें सबसे पहला क्या था, सबसे पहला जो हमने पढ़ा उसमें क्रमबद्ध त्रुटि, है ना। क्रमबद्ध त्रुटि में 3 प्रकार, फिर उसके बाद में यादृच्छिक त्रुटि और सकल त्रुटि, है ना। तो ये 3 प्रकार की त्रुटि है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम ये सब समझते हैं कि त्रुटियों का निरूपण कैसे किया जाता है। निरूपण मतलब क्या है, निरूपण मतलब क्या होता है कि यार अब ये त्रुटि पता चल गई मुझे, हाँ भाई ये है गलती, कर दी गलती, बता अब क्या करना है, हो गई गलती यार, हो गई, गलत आंसर आ गया। तो अब ये जो गलत आंसर आया है इसे मैं चिन्हित कैसे करूंगा, निरूपण मतलब प्रदर्शित कैसे करूंगा, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कि हाँ ये कितना गलत आया है या ये गलती किस प्रकार की गलती है। प्रकार तो पता चल गया सर, अच्छा तो ये कितना वास्तविक मान से अलग है, वगैरह वगैरह छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। तो हम इसे कैसे पता करेंगे, तो इसका निरूपण देखते हैं। तो इसमें निरूपण में भी बेटा हम अलग अलग प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन, त्रुटि मतलब होता है एरर, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, एरर किस किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। हाँ भैया ये गलती हुई इसको ऐसा बोलेंगे, ये गलती हुई इसको ऐसा करेंगे, है ना। या इस प्रकार की हम परसेंट में माप सकते हैं या हम वास्तविक मान लिख सकते हैं ना। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, सॉरी, किसी भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतर के परिमाण के बराबर होती है ना। मतलब मान के चलो ये निरपेक्ष, निरपेक्ष नाम से समझ में आ रहा है हमें कि ये क्या है भैया, ये किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं कर रही, ये अपने आप में ही ठीक है। अपने आप में ठीक है कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हारा जो आंसर आया था और वास्तविक जो आंसर था उसमें जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इस निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे, डेल्टा से। तो अगर मैंने डेल्टा ए लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर निरपेक्ष त्रुटि का जो सूत्र बना सकते हैं हम, वो बना सकते हैं वास्तविक मान जो मापा गया मान था, सॉरी जो सही आंसर था, मतलब वास्तविक माप और मापा गया मान। इन दोनों में जो आंसर हो, जो डिफरेंस होगा या अंतर होगा, वही हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा ना। निरपेक्ष त्रुटि ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं, उससे पहले है ना, यहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले मैं सारी प्रकार की त्रुटि आपको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद में होती है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब अब जितनी आपके पास त्रुटियां आई है ना, जैसे मान के चलो तुमने एक से ज्यादा प्रेक्षक किए या एक से ज्यादा प्रेक्षण लिए तुमने, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लिए तुमने, तो वहां पर यह किसी राशि के मापन में प्राप्त सभी प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का समांतर माध्य होती है। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मान के चलो मैंने 4, 5, 6, 8, 10 ऑब्जर्वेशन लिए, है ना, फिर सब में कुछ ना कुछ त्रुटि आई होगी, तो सब में कुछ ना कुछ त्रुटि आई होगी, तो इनका जो एवरेज होता है, एवरेज है ना, इस सवाल में पूछेगा, आपको ऑब्जर्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ भैया माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है या निरपेक्ष त्रुटि क्या है। तो ये होती है हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो हम इसका माध्य लेकर पता करते हैं। ठीक है, हम इसे डेल्टा ए के ऊपर से बार लगा देंगे, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर मान के चलो मैंने बोला कि मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस मतलब कि कुछ प्रेक्षण लिए गए। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर सभी प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त है ना, तो ये अब एक से ज्यादा प्रेक्षण लेना पड़ेगा, या अगर सर एक ही ले तो उसका भी हम समाधान करेंगे। लेकिन अगर हमने एक से ज्यादा प्रेक्षण लिए, जैसे मान के चलो मेरे पास ये पेन है, तो इसकी लंबाई पता करनी है, तो अब मेरे को भी नहीं पता वास्तविक लंबाई क्या है,
मेरे को भी नहीं पता वास्तविक लंबाई क्या है। तो मैंने बोला चलो भैया स्केल की लंबाई माप के बताओ। तो अलग अलग बच्चे आए, उन्होंने बोला चलो सर हम मापते हैं। तो मेरे पास 5 बच्चे आए, है ना, 5 से हम कर लेते ताकि ज्यादा आसानी से हम फील ले पाए कि करना क्या है वास्तव में। बस 5 बच्चे आए, 5 प्रेक्षण हुआ। तो पहले वाले का प्रेक्षण में A1 नाम लिख लो, 5 दोस्तों के नाम लिख लो, चिंटू, मुन्नी, बबीता, चुन्नू और मुन्नू, ये 5 बच्चे हैं हमारी क्लास में। तो इन 5 के आंसर्स पता चले हमें। अब पहला चिंटू जो था ना, चिंटू, मुन्नी, बबीता, चुन्नू, मुन्नू, है ना, चुन्नू मुन्नू जुड़वा भाई है, और चिंटू और मुन्नी की कहानी तो हम आपको आगे सुनाएंगे जब हम पढ़ेंगे। चुन्नू और मुन्नू जुड़वा भाई है। मुन्नी और चिंटू जो है ना, मुन्नी और चिंटू जो है, ये दोनों की कहानी अब आगे जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और बबीता जी का चक्कर तो अलग ही है, वो आगे चल के पता चलेगा। पहले ये चिंटू, मुन्नी, बबीता, चिन्नू, मुन्नू की कहानी। तो यहाँ पे चिंटू जो है, चिंटू का कुछ आंसर है, बोला सर इसको मापा मैंने तो आया 4.98 सेंटीमीटर। मैंने कहा वाह भाई वाह। मुन्नी नाप कर लाई या 5.01 सेंटीमीटर। मुन्नी ने बोला नहीं मेरा आंसर सही है। बबीता माप कर लाई, बबीता जी का आया 5 सेंटीमीटर। चुन्नू का आंसर आया 4.99 सेंटीमीटर। ओहो। और उसके बाद में मुन्नू का आंसर आया 4.99, मुन्नू का आंसर है 5.02 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, अब मुझे निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी कि हर एक ने कितनी गड़बड़ कर दी। तो सर अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है या आपको ये पता करना है कि हर एक का आंसर कितना है, तो आपको तो सही आंसर भी नहीं पता। हाँ कैसे करूंगा मैं, सही आंसर भी नहीं पता मुझे तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर हमें वास्तविक मान ना पता हो, देखिए निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। तो यहां पर निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए अगर वास्तविक मान ना पता हो तो वास्तविक मान मापे गए प्रेक्षणों का माध्य ले लो। क्या लो, इनका माध्य लो, मीन ले लो। तो मीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसे वास्तविक मान को हम ट्रू वैल्यू या ए मीन से भी चिन्हित करेंगे, या ए मीन के बोल रहा हूं कि मीन वैल्यू है, या एटी से भी चिन्हित करते हैं, ट्रू वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिंग 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 प्लस AN बटा N, है ना। जितने हो उन सबका मीन ले लो, माध्य ले लो, तो वो तुम्हें वास्तविक मान देगा अगर नहीं पता हो तो। वैसे आगे जो हम सवाल करेंगे उसमें 100 या 99% सवालों में दिया रहेगा, लेकिन अगर नहीं पता बाय चांस, है ना, ऐसा कुछ दे दिया तो क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे सर इन सबका मीन निकालेंगे, क्योंकि सही आंसर मुझे पता ही नहीं। दिया हो तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर पहले तो मैं इनका मीन निकालूं, है ना, मीन निकालूं या इनका जो वास्तविक मान था वो निकालूं। मीन बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक मान बोल सकते हैं, या माध्य माप बोल सकते हैं। चलो क्या होगा, 4.98 प्लस 5.01 प्लस 5.00 प्लस 4.99 प्लस 5.02 बटे में 5। चिंता मत करो, मैंने बड़ी चालाकी से ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन लिया है ना। 0.01 प्लस 5.00 प्लस 4.99 प्लस 5.02 बटे में 5। चिंता मत करो, मैंने बड़ी चालाकी से ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन लिया है ना। तो यहाँ पर इन सबको जब जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा ऊपर। कितना आ जाएगा भैया, 25 आएगा सर, बिल्कुल 25 ही आएगा। देखिए 5 तो है, ये 0.5 है, 4.99 मिलके 10 बना देंगे, ये और ये मिलके फिर से 10 बना देंगे, 10 10 5 25 25 बटा 5 हो जाएगा 5 आंसर है।
मतलब जो वास्तविक मान मेरे को लेकर सॉल्व करना है वो 5 है। अब यहां तो बबीता जी की किस्मत चमक गई कि उनका जो आंसर है वही वास्तविक मान आ गया, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है ना। हो सकता है हमारा वास्तविक मान जो है वो पांचों ना निकाल पाए हो, पांचों का नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसमें निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात हमको निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे लिखेंगे सर? डेल्टा, तो लिखेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, है ना। जितनी है उतने सबका डेल्टा डेल्टा लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? डेल्टा डेल्टा। तो ये क्या आ गया? देखो ये आ गया है। यहां पर आएगा सर, देखो इसे हमने लिखा A मीन माइनस A1, तो कितना आ जाएगा सर? हमारा जो आंसर है 5 माइनस 4.98, तो ये आ गया हमारे पास 0.02 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे वाले को माइनस कर लो तो जो 5 माइनस 0.01, तो ये आ गया सर 5.01 था, तो मेरे दिमाग में सीधे आंसर आ गया जल्दी से, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये था सर 5 माइनस, सबको 5 में से घटा लो, 5 माइनस, ओहो बबीता जी आ गई क्या? इनका तो कुछ नहीं त्रुटि है, 0 त्रुटि। यहां पर फिर चौथे वाले की क्या हो जाएगी सर? हो जाएगा 5 माइनस, अच्छा सर यहाँ नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल सही बात, दूसरे वाले में नेगेटिव में आएगा। 5 माइनस 4.99, तो ये कितना आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। पांचवे वाले की कितनी आ गई है? 5 माइनस 5.02, तो क्या? माइनस 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? तो ये हमने सबकी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर ली। अब अगर हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब इन सब ने गलतियां करी, अब इनकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो ये क्या था? ये था ए यहां पर जो गलती करी उन सब का माध्य, तो डेल्टा ए का मीन माध्य, तो ये हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, है ना, बटे में n। अब ये ध्यान रखना है यार, इन सबका मॉड लेना है हमें यहाँ पर, बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना पड़ेगी। क्यों मॉड ले रहे सर? क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पर सबका एवरेज निकालने का सोचा, और एक कुछ पॉजिटिव आने, अरे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, सबका एवरेज निकालने का, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले का अगर कैंसिल आउट हो गया तो मेरा एवरेज तो 0 आ गया, मतलब किसी ने क्या कोई गलती नहीं करी क्या? करी है। तो यहाँ पर एवरेज के लिए जब भी करेंगे तो हम मॉड लेंगे मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पहला वाला कितना था? 0.02 प्लस, दूसरा वाला है 0 माइनस में है, तो सर मॉड ले लो, प्लस बबीता जी है, बबीता जी कोई गलती नहीं करी, तो और तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला कौन था भैया? चिन्ह भैया ने गलती करी है 0.01 की, मॉड लगा दो, प्लस मुन्नू ने गलती करी है माइनस 0.02 की, बटे में 5। अब देख मॉड नहीं लगाते तो सब 0 हो जाती है ना, नहीं होगी। ये 0.01, 0.02, 0.01, इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, तो 0.06 बटा 5, या मैं लिख सकता हूं 0.002। देखो भैया भाग 2 5 से, तो ये 0 तो यही आ जाएगा, 6 का होगा 1, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, तो वहां से 0.012 हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम यहां पर सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। अब जो तीसरे प्रकार की त्रुटि जो सबसे ज्यादा आगे हमको चल के पूछी जाएगी होती है आपेक्षित त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। अब ये आपेक्षित त्रुटि क्या होता है? आपेक्षित मतलब देखो तुमने गलती करी, बबीता ने कोई गलती नहीं करी, चिंटू ने करी, चुन्नू ने करी, मुन्नू ने करी, फिर चिंटू के साथ साथ मुन्नी ने भी गलती कर दी। तो यहां पर अब सबकी आपेक्षित मतलब कि इसके सापेक्ष उसने कितनी गलती करी, या अगर ये चिंटू, ओ भैया चिंटू बताओ कितना ऑब्जर्वेशन, तो चिंटू ने बोला ओहो हमने इतनी दे दिया, अच्छा मुन्नी क्या आया आंसर? ये आया। तो इनका आपेक्षित त्रुटि कितनी है?
है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को निकालना है आपेक्षिक त्रुटि तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, है ना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब डेल्टा ए मीन जो लगा रहा बटे में माध्य मान, ठीक है। या अगर हमें ये सबकी मिलाकर है ना, सबकी मिलाकर आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है तो ये कितना हो जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए का जो मान आया है ना, या जो मीन का मान आया था, अभी हम जो सवाल कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। 0.012 हमारा आंसर आया था बटे में 5। तो ये हमारी क्या आ गई है भैया, ये हमारी आ गई है आपेक्षिक त्रुटि। क्लियर है। और इसी में आखिरी बात होती है प्रतिशत त्रुटि मतलब उसको 100 से गुणा कर लो, तो 0.012 बटे में 5 गुणा 100 ये हमारी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, है ना। जब आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो ये प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। क्लियर है। तो सबको मिलाकर कितने कितने एरर हुए वो हमने निकाल लिए, एक सवाल प्रैक्टिस किया और साथ साथ में सबके आंसर भी लिख लिए। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। अब हम क्लास में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, 2 मिनट और चर्चा करना चाहते हैं हम, है ना। हमने ये जो सब कुछ कर लिया बेटा, 2 मिनट बस एक बढ़िया से चर्चा करना चाहता हूं। हमने जो सब कुछ कर लिया तो ये सर ये क्या था, ये वास्तविकता में हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशन थे 5, 6, 7, 8, 10 तो उनके बलबूते पे हमने आंसर लिखे। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। हमें क्या होता है बेटा, हमें जब भी कोई भी प्रेक्षण दिया जाता है, तो प्रेक्षण में इस रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है, हमें बोला जाता है a प्लस माइनस डेल्टा ए के रूप में दिया जाता है, या हम इसे ए मीन भी मान सकते हैं। मतलब हमें जब भी जैसे मैं वो फाइनल आंसर लिख देता और भैया सबका मिला के क्या आया, तो हमें अब जैसे मान के चले मेरे को लंबाई देना है तो वो सामने वाला ये थोड़ी ना बताएगा, या मान के चलो पेन की लंबाई मेरे को किसी इंजीनियर को जाके देनी है, दिया इतना लंबा पेन, तो मैं थोड़ी ना बताऊंगा मेरी क्लास में वहीता चुन्नो मन्नो चिंटू और मुन्नी थे, उनने यही आंसर निकाला तो ये आंसर आया, फिर वो भगा देगा। मतलब काम की बात करो तो काम की जो बात होगी इससे भी सवाल आएगा पीछे वालों से। लेकिन अब आगे चलकर जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसे करने वाला है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या था हमारा, डेल्टा ए आप चाहो तो अगर एक ही प्रेक्षण लिया तो वो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि। और अगर एक से ज्यादा लिए होते तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो अब आगे चलकर जब हम प्रेक्षण लिखेंगे तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी हो सकती है, निरपेक्ष त्रुटि भी हो सकती है। क्लियर है कहानी। तो यहां पर हम जैसे मान के चलो मैंने लंबाई मापी तो लंबाई क्या होगी, 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो सकता है। या चौड़ाई नापी तो क्या 10 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो सकता है। क्लियर है कहानी ना। तो ऐसे लंबाई चौड़ाई या द्रव्यमान मापा, मैंने द्रव्यमान मापा तो इसका अब आंसर मैं कैसे लिखूंगा सर, सही आंसर जो आया था 50 बच्चों ने किया, सही आंसर आया सर 5.12 किलो प्लस माइनस 0.01 किलोग्राम। ठीक है। तो ये कैसा है, निरपेक्ष त्रुटि निकाली मैंने सबका। अच्छा तूने ये निकाला, फिर अगर 5-7 बच्चे तो उनका माध्य निरपेक्ष लिखूंगा। अगर एक ही बच्चे ने निकाल कर लाया आंसर कुछ था तो उसके हिसाब से ये निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। क्लियर है कहानी। अब हमें आगे चलकर ये सीखना है बेटा कि हमें अगर ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि वगैरह सब कुछ पता है तो इनको हम जोड़ घटा कैसे सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान के चलो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, अब हमें इसके गणित के नियम पढ़ेंगे या बीज गणित के नियम पढ़ना पड़ेंगे त्रुटियों को जोड़ने या घटाने में। तो एक नियम आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नियम हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नियम है, अगर आपको जोड़ना है ना, नियम पढ़ रहे हैं हम तो जोड़ने का नियम, इस पे कल सवाल भी करवाऊंगा मैं। अभी क्विज में एक सवाल ऐसा मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं, इसलिए बस ये बता रहा हूं जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बेटा अगर मान के चलो तुम्हारे पास लंबाई आई है कुछ a प्लस माइनस डेल्टा ए और चौड़ाई आई है b प्लस माइनस डेल्टा बी,
और तुम्हें निकालना है L प्लस बी क्या होगा। तो बेटा L प्लस बी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो, है ना, इन दोनों को जोड़ दो, इसे मैं L और डेल्टा L लिख देता हूं, इन दोनों को जोड़ दो। लेकिन ये L प्लस बी तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मान आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इनकी त्रुटि निकालनी हो तो त्रुटि को भी जोड़ना होगा। तो यहां पर डेल्टा L प्लस डेल्टा बी करोगे तो आपको इनकी त्रुटि पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे को दिया हुआ था L बराबर 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और B दिया हुआ था मुझे 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मुझे पूछा L प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, L प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कर सकता हूं L प्लस बी, L प्लस बी हो जाएगा बेटा, इनको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस त्रुटि को भी हमें जोड़ना होता है तो 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे की कहानी है, कल की चर्चा या नेक्स्ट क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसके नियम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे और इस पे बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे जो नीट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। नीट में ये 110% जो कल पढ़ाऊंगा उसमें एक सवाल जरूर आएगा, नीट हो या जेई एक सवाल जरूर आएगा कल की क्लास से, अगली क्लास से। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ध्यान रखना कि त्रुटियों को जोड़ना है, इसको भी जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ते हैं, घटाना होगा तो भी जोड़ेंगे ही त्रुटि को। इस पे अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। 2 सवाल दे रहा हूं क्विज के रूप में, जल्दी से इसके जवाब बताओ। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, क्विज का पहला सवाल आपके सामने। आसान सवाल है, जो ट्रिक बताई उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, या तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। हिंट के लिए मैं दे देता हूं कि पृष्ठ तनाव जो होता है बेटा, पृष्ठ तनाव की जो विमाएं होती है वो बल बटा लंबाई होती है। M1 L0 T-2 पृष्ठ तनाव की विमाएं होती है। चलो हाँ भाई, तो अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सर हमारे पास ऊर्जा है, वेग है, समय है, क्या सेटिंग जमाई जाए? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पक्का सही होता है। चलो देखो, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा होता है सर E जो होता है वो होता है M1 L2 T-2, वेग जो होता है वो होता है LT-1 और समय तो T है ही, समय बड़ा बलवान है। अब हमें कुछ ऐसी सेटिंग जमानी है कि M1 L0 T-2 बच जाए। पृष्ठ तनाव होता है बेटा बल बटा लंबाई, है ना, या इसे हम ऊर्जा बटा क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम ये समझते हैं कि इससे ये बनाना है सर, तो L को तो उड़ाना है, L को तो उड़ाना है, मतलब 110% बात है कि इन दोनों को डिवाइड करना होगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और E ऊपर ही रहना चाहिए क्योंकि M1 LT-2 करना है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, 110% बात है तो E बटा V करो। सर E बटा V करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये हो जाएगा M1 L2 T-2 बटे में V LT-1। एक काम करो, E का स्क्वायर कर लो, तो यहां पर जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो गया, तो अब L स्क्वायर ने L स्क्वायर को मार दिया। हाँ सर अब बन गया, तो हो गया M1 T-2 T-2। ओहो सर T-2 ने भी T-2 को मार दिया, तो मार दो ना, क्या दिक्कत है। तो यहां पर क्या बचा, M1 बचा, L0 बचा, T0 बचा, ये आया E बटा V का स्क्वायर। अच्छा, लेकिन सर हमें साथ ही साथ t की पावर -2 भी चाहिए, तो t की पावर -2 चाहिए, तो एक t बचा है तुम्हारे पास। अरे इन दोनों का उपयोग करा तो ये तो कट गए, लेकिन एक और t बचा है, तो इसको नीचे ले जाओ और इसका वर्ग कर दो। तो नीचे ले जाकर इसका वर्ग करोगे, क्यों, नीचे ही वर्ग करना पड़ेगा ना, t-2 चाहिए, तो ये हो जाएगा M1 L0, ओहो L तो 0 ही है, T-2। ये इसका सही जवाब आएगा। ये एनर्जी की घात 1, वेग की घात -2
टी की घात -2। एकदम चुटकी बजाते ही हमने आंसर निकाल दिया। हमने इसकी सेटिंग जमाई, ई था, ई बटा वी करा, वी का वर्ग करा, क्यों? क्योंकि हमको एल नहीं चाहिए, है ना। बल बटा लंबाई जो होता है वह पृष्ठ तनाव की परिभाषा होती है, ठीक है। अभी क्या होता पृष्ठ तनाव, ये ध्यान नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमको बोला है कि यहां पर हमको बोला है कि बाह्य और आंतरिक त्रिज्या आपको खोखले बेलन की दी गई है, दीवार की मोटाई बताना है। याद रखना जो त्रुटि होती है वो हमेशा जुड़ती है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। मोटाई बतानी, भले ही दोनों को घटाओ लेकिन उसकी जो निरपेक्ष त्रुटि है उसे जोड़ना ही होगा। आंसर बताओ, हिंट दे दिए मैंने। चलो बेटा, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आसान सी बात है, इन दोनों को सबसे पहले तो सर मोटाई बतानी है। आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर वाली त्रिज्या और बाहर वाली त्रिज्या दी है। ये आंतरिक त्रिज्या, ये बाह्य त्रिज्या, इन दोनों को घटाओगे तो मोटाई आ जाएगी। तो मोटाई क्या होगी? मोटाई जो लिखेंगे सर, हम यहां से लिख सकते हैं, इन दोनों को घटा दो तो 4.23 माइनस 3.89। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा सर? इन दोनों को घटाएंगे तो यहां पर कितना आ गया? ओहो, कितना आ गया सर? यहां पर आ जाएगा 9 और मतलब 3 और 1 4, और उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 3, 0.34। तो सर 0.34 वाला तो ऑप्शन में है क्या, है ना? 0.34 वाला, हाँ सर 0.34 वाला ऑप्शन में है, लेकिन 0.01 आएगा, 0.02 आएगा। मैंने क्या बोला? त्रुटि को हमेशा जोड़ना है, त्रुटि को हमेशा जोड़ना है। तो त्रुटि कैसे निकलेगी? यहां से त्रुटि निकलेगी, दोनों को जोड़ दो। इसकी त्रुटि कितनी है? 0.01। इसकी त्रुटि कितनी है? 0.01। त्रुटि होगी 0.02। याद रखना, जो गलती होती है वो कभी घट नहीं सकती, है ना। गलतियां कम थोड़ी ना होती, गलतियां बढ़ती ही जाती, ठीक है बेटा। चलो, तो इस पर ही हम और क्वेश्चंस करेंगे आने वाली क्लासेस में। त्रुटि की गणना पर बहुत इंपॉर्टेंट से उदाहरण करेंगे। सार्थक आज हमने पढ़ लिए सार्थक अंक, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में 2-3 महत्वपूर्ण उदाहरण कैसे करते हैं, सेटिंग जमाना से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम त्रुटियों की गणना पर और उदाहरण करेंगे और अल्पतमांक पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।